प्रश्नावली 1.1 का 8वां प्रश्न आप लोगों को दिया गया है। 18 और 117 के एचसीएफ को 18m ऋण 117 के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, m का मान ज्ञात करना है आपको, जो यहाँ पर m दिया गया है इसका मान आपको ज्ञात करना है, और एलसीएम किसका किसका, इसी 18 और 117 का एलसीएम ज्ञात करना है, लासा ज्ञात करना है। तो देखिए हम लोग पहले क्या करेंगे, 18 और 117 का एचसीएफ निकालेंगे, मासा निकाल लेते हैं। जो आएगा उसको हम इसके बराबर कर दें, क्योंकि ये भी एचसीएफ ऑफ 18 एंड 117 है। ठीक है, तो जब बराबर कर देंगे तो हमको एक समीकरण मिल जाएगा, उससे हम m का मान आसानी से निकाल लेंगे, तो हमें पहला उत्तर पता चल जाएगा। इसके बाद क्या किया जाएगा, हमको पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा, तो उसकी सहायता से हम एलसीएम अर्थात लासा निकाल लेंगे। ठीक, तो देखते हैं सबसे पहले क्या करेंगे, 18 का अभाज्य गुणनखंड, तो 2 9 18, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। इसी प्रकार से 117 का जब करेंगे तो ये 2 से कटेगा नहीं, पहले 3 से काटा जाएगा इसको, तो 3 त्रिका 9, 2 11 27, 3 9 27, फिर 3 से तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 13 3 39, फिर 13 एक अभाज्य संख्या है इसलिए इसको 13 से ही भाग दे दिया जाएगा। तो हमको क्या मिला, 18 का जो गुणनखंड मिला वो मिला 2 गुणे 3 गुणे 3, और 117 का जो गुणनखंड मिला वो 3 गुणे 3 गुणे 13 मिला। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर 2 3 ऐसा है जो दोनों में है, इसके अलावा 2 दोनों में नहीं है और 13 भी दोनों में नहीं है। तो एचसीएफ आप 18 एंड 117 आपको क्या मिला, 3 इंटू भाई दोनों 3 में से हम एक 3 लेंगे, फिर इस दोनों 3 में से एक 3 लेंगे, तो 3 त्रिका 9। एचसीएफ आपको क्या मिल गया, 9, और आपको एचसीएफ दिया भी गया है। तो जब दोनों एक ही युग्म के जो है एचसीएफ है तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, इसलिए 18m माइनस 117 ये क्या है, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ है, और हमने इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 9 निकाला है, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। या 18m बराबर कितना हो जाएगा, 9, और ऋण 117 इधर आएगा तो धन 117 हो जाएगा। या 18m बराबर 126, ठीक, 9 7 16, 1 1 2 और 1, तो 126 हो गया। तो m बराबर कितना हो जाएगा, 18m का मतलब 18 गुणे m हो गया, तो इधर जाएगा तो जब गुणे है तो भागे में चला जाएगा, यानी बटे में आ जाएगा, सॉरी बटे में 18, तो 18 एकम 18, 18 सत्ते 126, तो m का जो मान आया 7 आ गया। यही आपका उत्तर हो गया पहला, जो कि आपसे m का मान पूछा गया था। ठीक, अब आपको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए आप चाहे तो यहाँ से जो गुणनखंड आप किए थे यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते थे, यहाँ से भी आप एलसीएम निकाल सकते थे, और हम जानते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी 18 गुणे 117 किसके बराबर हो जाएगा, लासा गुणे मासा के। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ आपका आया है 9, आया था ना, ठीक, तो इसलिए एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 गुणे 117, 9 इधर गुणे में है बटे में चला आएगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 से गुणा कर देंगे, 2 सत्ते 14 के 4 हासिल 1, 2 एकम 2, 1 3 और 2 एकम 2, तो एलसीएम कितना आ गया, 234 आ गया। अच्छा, ये तो एक जो हमको संबंध दिया गया था हमने उसकी सहायता से एलसीएम निकाल लिया। ठीक है, एलसीएम आप वहाँ पर भी निकाल सकते थे, जब हमने लिखा था 18 का गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 3, और 117 का हमने लिखा था 3 गुणे 3 गुणे 13। तो यहाँ पर देखिए जब यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे, देखिए अभी उतना ही आएगा, तो 2 हम सबसे पहले लिख लेंगे, फिर गुणे 3 गुणे 3। अब यहाँ पर देखिए
1 3 दोनों में है, इसलिए दोनों में से 1 3 हमने ले लिया। फिर 1 3 और है इन दोनों में, तो 1 3 और ले लिए। अब इसके बाद अभी यहाँ 13 बचा है, 13 को भी ले लीजिए। जब जो संख्याएं कॉमन रहती हैं दोनों में या तीनों में, जैसे मान लीजिए इन दोनों संख्या के अलावा एक संख्या और दी गई होती, तो जो भी तीनों में कॉमन रहता है उसमें से हम एक ही लेते हैं, ठीक है। या 2 में कॉमन है तो दोनों में से एक लिया जाएगा, रिपीट नहीं करेंगे एलसीएम निकालते समय, ठीक। अब इसको जब आप गुणा करेंगे तो आपको यही 234 मिलेगा, ठीक है। तो चाहे आप इस तरीके से भी निकाल सकते थे, क्योंकि आपको बाध्य नहीं किया गया था आप कौन सा तरीका प्रयोग करेंगे, और चाहे तो आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। दोनों तरीका सही है, दोनों से उत्तर समान आएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 9वें प्रश्न की तरफ। नौवां प्रश्न दिया गया है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, पता नहीं है मतलब वो कुछ भी हो, इससे नहीं मतलब है, 6 की पावर n 0 पर समाप्त होती है। मतलब n का कुछ ऐसा मान आप रख दीजिए, कोई ऐसी संख्या, क्या ऐसा कोई संख्या संभव है, आपसे पूछा जा रहा है कि क्या कोई ऐसी प्राकृतिक संख्या संभव है जिसकी सहायता से अगर हम n का मान यहाँ पर रख दें तो इस पूरे का मान हमको ऐसा कुछ प्राप्त हो जिसका इकाई अंक 0 हो, ठीक। अच्छा, इकाई अंक 0 कब होगा? जब वो 10 के गुणज, जैसे मान लीजिए 50 है तो 50 को आप 5 गुणे 10 लिख सकते हैं ना, ठीक। 500 है तो इसको 5 गुणे आप 100 लिख सकते हैं, और 100 भी क्या है, 10 के मल्टीपल में होता है, यानी 10 गुणे 10 लिख सकते हैं। तो कुल मिला करके कोई भी संख्या तभी उसका इकाई अंक 0 होगा किसी संख्या में जब उसमें 10 का गुणज हो, और 10 का गुणज कब संभव होगा? जब उसमें 2 गुणे 5 हो। 10 को हम 2 भाग में तोड़ सकते हैं, 2 गुणे 5, यानी किसी संख्या में अगर 2 और 5 का फैक्टराइजेशन है, गुणनखंड है, तो उसमें इकाई अंक 0 होने की संभावना है। और अगर इन दोनों में से कोई भी एक विलुप्त है या दोनों नहीं है तो किसी भी शर्त पर इसका मान 0 नहीं हो सकता, इकाई अंक 0 नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर जरा देखिए, 6 की घात n दिया गया है आपको, आप इसको लिख सकते हो 2 गुणे 3, 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 की घात n, और आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 की घात n गुणे 3 की घात n, क्योंकि पूरे की घात n था, ठीक। अब इसमें कहीं पर देखिए 2 का फैक्टराइजेशन तो आपको इससे मिल जाएगा, लेकिन क्या 5 मिलेगा? अगर एक भी 5 होता सपोज कीजिए, तो यहाँ पर हम 2 गुणे 2 की घात n -1 लिख देते तो 2 पंचे 10 हो जाता, और 10 से जब किसी संख्या में गुणा होता तो उसका इकाई अंक 0 हो जाता। तो चूंकि आप लिखेंगे कि 10 इकाई अंक 0 होने के लिए 10 का गुणज होना जरूरी है, और 10 के गुणज में 2 और 5 का गुणनखंड होना जरूरी है, जबकि 6 की घात n में 2 का गुणनखंड तो है लेकिन 5 का नहीं है, 5 नहीं है, इसलिए इसका इकाई अंक कभी भी 0 नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न दिया गया है 10वां प्रश्न, आप लोगों को ये प्रश्न दिया गया है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13, 10वां प्रश्न है, आपको व्याख्या करना है कि 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13, और एक संख्या और दी गई है 7 गुणे 6 गुणे 5, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5। भाज्य संख्याएं क्यों है? मतलब इस तरीके का एक प्रश्न हम लोगों ने किया था 7वां प्रश्न, ठीक है, लेकिन वहां पर आप लोगों से पूछा गया था कि एक संख्या दी गई थी इसी तरीके से, और आपसे पूछा गया था कि वो भाज्य है कि अभाज्य है। अब यहाँ पर इन्होंने डायरेक्ट आपसे कह दिया, इसमें आपको ये नहीं पूछा गया कि भाज्य का भाज्य, कह दिया गया ये भाज्य संख्या है, लेकिन क्यों है, आपको रीजन देना है कि ये भाज्य संख्या क्यों है, कैसे है ये भाज्य संख्या। तो देखिए उसी तरीके से इस प्रश्न को हल करेंगे। यहाँ पर हमने उस प्रश्न में बताया था कि 2 पद होते हैं जब धन या ऋण से कोई जुड़ा हो, तो यहाँ पर 2 पद आपको दिख रहे हैं, और दोनों में क्या है, 13 कॉमन है, 13 को आप कॉमन ले सकते हैं। तो ये क्या हो गया, 7 गुणे 11 यहाँ बचा, और यहाँ पर 13 एकम 13 यानी 1 बचेगा।
तो ये जो संख्या पूरी थी इसको हम 13 के गुणज के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, हम जानते हैं अभाज्य संख्या कब होती है, जब उसमें एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई भी अन्य गुणनखंड ना हो, किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, तभी वो अभाज्य संख्या होती है। तो चूंकि इसमें एक और स्वयं के अतिरिक्त भी एक संख्या क्या है, 13 है। ठीक है, इसका गुणनखंड एक 13 है, इसलिए यह स्पष्ट है कि क्या है ये, अतः यह एक भाज्य संख्या है। ठीक, इसमें चाहे आप एक लाइन और जोड़ दीजिएगा, क्योंकि इसका एक गुणनखंड 13 भी है, अतः यह एक भाज्य संख्या है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर देखिए, एक पद आपका ये है, दूसरा पद ये है, दोनों में 5 कॉमन है, तो आप 5 कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5 एकम 5। ठीक, अब इसमें देखिए चूंकि एक गुणनखंड आपको 5 भी मिल गया, ठीक है, इसलिए यह संख्या भी क्या होगी, भाज्य होगी। यही आपका उत्तर हो जाएगा। यही आपको दिखाना था कि भाज्य है तो क्यों है। अगला है 11वां प्रश्न, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी कि कोई खेल का मैदान है, इसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस तरीके से। ये आपका सपोज कीजिए खेल का मैदान हो गया, और ये आपका पथ, पथ माने रास्ता। ठीक, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को इस पूरे मैदान का एक चक्कर, मान लीजिए वो यहाँ से चलना शुरू करते हैं और यहाँ से दौड़ते हुए आते हैं और यहाँ तक पहुँचते हैं, कौन, सोनिया, तो उनको कुल समय कितना लगता है, 18 मिनट। अब इस रास्ते की लंबाई चाहे जो भी हो, लेकिन आपको सिर्फ समय दिया गया है, ठीक है, कि 18 मिनट में एक चक्कर लगा लेती हैं। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। कितना मिनट लगता है, 12 मिनट। यानी कि अगर रवि यहां से चलना शुरू करते हैं तो इसको पूरा करने में, यहां तक पहुंचने में 12 मिनट का समय लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। वो कह रहा है, प्रश्न आपसे कह रहा है कि ये सोनिया और रवि जो है वो एक ही स्थान से एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। तो जरा ध्यान दीजिए, जब वो पहला चक्कर चलेंगे तो रवि 12 मिनट में ही एक चक्कर पूरा करके आगे बढ़ जाएंगे, जबकि सोनिया को एक चक्कर पूरा करने में 18 मिनट लगेगा। ठीक है, तो वो पूछ रहे हैं कि कितने समय बाद वो दोनों एक स्थान पर यानी प्रारंभिक बिंदु पर फिर से मिलेंगे। ठीक है, तो प्रारंभिक बिंदु पर जब भी इस तरीके का प्रश्न आए तो उसमें आपको सीधे सीधे लासा निकाल देना है, दोनों समय का लासा निकाल दीजिए, आपको उत्तर पता चल जाएगा। ठीक है, अच्छा अभी लासा क्यों निकालते हैं भी बता देते हैं आप लोगों को। जैसे मान लीजिए 12 को हम लिख सकते हैं 12, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, 12 चौका 48, 12 पंचे 60, 12 छक 72, और आगे भी इसी तरीके से बढ़ता जाएगा। ठीक, अब अगर ध्यान दीजिए आप, ये 3 चक्कर पूरा करेंगे, पहला चक्कर 12 मिनट में, दूसरा चक्कर 24 मिनट में, तीसरा चक्कर 36 मिनट में, और ये 2 चक्कर पूरा करेंगे 36 मिनट में। ठीक, लेकिन 36 मिनट में देखिए चक्कर पूरा हो रहा है, बीच रास्ते में नहीं है, तो चक्कर जब पूरा हो रहा है यानी कि ये 3 चक्कर मार के फिर यहीं पे पहुंच चुके हैं, और ये महोदय ये यहाँ से 2 चक्कर मार के यहाँ पे पहुंचे हैं, लेकिन 36 मिनट बाद दोनों यहीं पर पहुंचे हैं, यानी मिल चुके हैं। और यही आपसे पूछा जा रहा है कि कितने समय बाद वो दोनों प्रारंभिक स्थान पर पुनः मिलेंगे। बात समझ में आई? अगर आप इसका अवलोकन करेंगे और आगे की तरफ, तो यहाँ देखिए 72,
72 भी मिल रहा है, यानी कि 36 मिनट के बाद फिर 72वां मिनट जब आएगा तब एक बार वो फिर मिलेंगे। ठीक है, लेकिन आपसे ये नहीं पूछा गया है कि आगे वो कितनी बार मिलते रहेंगे, क्योंकि ये तो अनंत की संख्याएं हो गई। उन्होंने सिर्फ इतना पूछा है कि जब वो एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं तो पुनः वो कब मिलेंगे, तो पुनः वो पहली बार 36 मिनट बाद मिलेंगे। ठीक है, और अभी आप एलसीएम निकालेंगे, देखिएगा 36 ही आएगा। 12 का गुणनखंड होता है 2 दूनी 4 तिहाई 12, और 18 का होता है 2 तिया 6 तिरिक 18। अब अगर हम एलसीएम निकालते हैं दोनों का तो क्या मिलेगा आपको, दोनों में से एक 2 लेंगे भैया। अब यहाँ पर एक 2 बचा है, इसको ले लीजिए। फिर दोनों 3 में से एक 3 ले लीजिए। अभी यहाँ पर एक 3 बचा है। ठीक है, जो दोनों में कॉमन होगा उसको एक बार, फिर बाकी जो दोनों में बचे रहेंगे उनको ले लिया जाता है। तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, अतः 36 मिनट बाद वे दोनों एक दूसरे से पुनः मिलेंगे। ठीक है।